गुड आफ्टरनून एवरीवन। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ चैप्टर जर्नल अब हम स्टार्ट करते हैं। इसकी जो मेमोरेबल टर्म्स हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके जो मेमोरेबल टर्म्स हैं उसके ही अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर में हम एक एक पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है 4.1 मीनिंग ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड। The entire book of bookkeeping and accountancy passes through 3 stages. The first stage is recording the transaction in the original book. That is journalizing. In fact, original record in the beginning of bookkeeping and accountancy, the moment a business transaction takes place, it is preliminarily entered in the book, which is called book of prime entry or book of prime record or journal. Journal is the principal book of original record in big business houses. Instead of business keeping, one book of journal, separate book are kept for journalizing the transactions. For example, purchase journal, purchase return journal, sales return journal, receipt journal, payment journal, bills receivable journal and bills payable journal. But a small businessman enter all the transaction in one book. बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी की 3 स्टेजेस होती है। उन 3 स्टेजेस में जो प्रारंभिक लेखा होता है, ओपनिंग बुक या फिर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड में एंट्री होती है, वही इस पूरे लेखा कर्म की हमारी बेसिक या आधारशिला होगी। सौदा होते ही जिस पुस्तक में सबसे पहले दर्ज करना होता है वह प्रारंभिक लेखा कहलाता है। चूंकि हम सारे लेन देन व्यापारी याद नहीं रख सकता, अतः जैसे कोई सौदा होता है उसे तुरंत ही जो जर्नल की बुक में लिख लेना चाहिए। यह जर्नल की बुक प्रारंभिक लेखे की प्रमुख बही होती है। बड़े बड़े जो बिजनेस मैन होते हैं वो अपने यहाँ पे कई पुस्तकें रखते हैं, जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इसी तरह प्राप्य पत्र बुक या फिर देय विपत्र। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो मेन बड़ी पुस्तकें होती है वो बड़े बिजनेसमैन अपने यहाँ सेपरेट बुक रख लेते हैं। बट जो छोटे व्यापारी होते हैं वो अपने यहाँ पे एक ही बुक रखते हैं जो कि जर्नल की बुक कहलाती है, और सभी सौदे एक ही पुस्तक जर्नल में लिख लेते हैं। तो इस तरह से जो एक प्राइम बुक होती है ऑल ट्रांजैक्शंस की, वो जर्नल होती है। मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम बुक। अब मेमोरेंडम बुक क्या होगी? जो स्मरण पुस्तक एक ऐसी पुस्तक होती है जो कि जो शुरुआत में जब सारे सौदे हम एक ही दिन में, जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन्हें याद नहीं रख सकते हैं, तो उसके लिए एक रफली जिस पुस्तक में स्टार्टिंग में लिखा जाता है वो एक मेमोरेंडम बुक कहलाती है। मेमोरेंडम बुक में जो एंट्री करने के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि दिन भर में सभी ट्रांजैक्शंस को याद रखें, इसलिए उन्हें स्टार्टिंग में स्मरण पुस्तक में लिखना सुविधाजनक होता है। दूसरा उसका ऑब्जेक्ट है कि जितने भी लेन देन है उनकी सहायता से दैनिक पंजी में अर्थात जर्नल में हम इजीली एंट्री कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी ग्राहक भी अपने हिसाब किताब की जांच के लिए जो मेमोरेंडम बुक है उसे देखना चाहते हैं, तो वो भी इसके लिए हम तैयार रखें, इसलिए भी मेमोरेंडम बुक रखी जाती है। इस मेमोरेंडम बुक को रखने का उद्देश्य यह है कि कोई भी लेन देन हमारा लिखने से न छूट पाए। इस पुस्तक को रखने से बिल और जो वाउचर्स होते हैं उनको भी तैयार करने में हमें आसानी होती है, तो इसलिए मेमोरेंडम बुक को रखा जाना आवश्यक है, या व्यापारी अपनी सुविधा की दृष्टि से उसे रखता है। मेन जो बुक होती है वो होती है जर्नल। जर्नल 4.2 मीनिंग एंड डेफिनेशन। जो जर्नल होती है, जो प्रारंभिक बही होती है, मुख्य बही, उसका जर्नल शब्द जर जो फ्रेंच भाषा में जिसका डेली रिकॉर्ड के हिसाब से नाम पड़ा है,
ये शब्द फ्रेंच वर्ड से आया है। जर्नल इज देयरफॉर अ प्राइम बुक और प्रिंसिपल बुक for recording daily transactions, in which a businessman entered all his transaction date-wise in principle of double entry system. The process of such recording is called journalizing, and the record is called journal entry. अब जो रोलैंड की डेफिनेशन दी है वो देखेंगे। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इन विच अ बिजनेसमैन एंटर्ड ऑल हिज ट्रांजेक्शंस अकॉर्डिंग एलसी क्रॉपर, जो दूसरे राइटर हैं एलसी क्रॉपर, उनके शब्दों में जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड इन विच अ बिजनेसमैन एंटर ऑल हिज ट्रांजेक्शंस. It is kept for the purpose of sorting and classification of transactions so that the same may be conveniently recorded later on his ledger. जो जर्नल में एंट्री करने की प्रोसेस है वो जर्नलाइजिंग कहलाती है। और सामान्य शब्दों में यदि हम देखें तो जिसमें भी हम या व्यापारी अपने सौदों को डेट वाइज, सीक्वेंस वाइज और डबल एंट्री अकॉर्डिंग के हिसाब से जब संक्षिप्त विवरण के साथ विधिवत, जिसमें डेबिट और क्रेडिट पक्ष में प्रविष्टि करना आसान हो, उसके हिसाब से जब एंट्री की जाती है तो वह जर्नलाइजिंग कहलाती है। ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है रोलैंड के अकॉर्डिंग, जर्नल में लेखा करने की जो मुख्य पुस्तक होती है जिसमें व्यापारी अपने प्रतिदिन के सारे ट्रांजैक्शंस को लिखता है, तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि किस खाते में हम किस खाते को नाम करेंगे, डेबिट करेंगे और किस खाते को हम जमा करेंगे। तो ये रोलैंड की डेफिनेशन भी अच्छी है। इसके बाद एक एलसी क्रॉपर के शब्दों में भी दी हुई है डेफिनेशन। उनके अनुसार जर्नल वह बही है जो सौदों को इस प्रकार छांटने या वर्गीकृत करने के प्रयोजन से रखी जाती है ताकि बाद में कन्वीनियंटली, सुविधापूर्वक उनकी प्रविष्टि हम लेजर में कर सकें। तो ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इसे आप दोनों ही डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो ये हुआ मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ ऑब्जेक्ट्स और नेसेसिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल, ये पॉइंट दिए हुए यहाँ पे चार्ट के माध्यम से। कन्वीनियंट ऑफ पोस्टिंग इन लेजर, जितना भी हम जर्नल में एंट्री करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं, उन सबको जब उसके बाद में लेजर की बुक में इंटर्ड किया जाता है या उसे ट्रांसफर किया जाता है या पोस्ट किया जाता है तो उसके लिए कन्वीनियंट होता है। नरेशन ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, प्रत्येक जो ट्रांजैक्शन होगा पर ट्रांजैक्शन एक संक्षिप्त विवरण के रूप में एक लाइन लिखी होती है जिसे नरेशन कहते हैं। तो नरेशन भी प्रत्येक हमारे ट्रांजैक्शन की हमें प्राप्त हो जाती है जर्नल के बाद में ही, मतलब हर एक एंट्री के बाद में एक नरेशन जरूर होगी। नॉलेज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हमने कौन से खाते को नाम किया है, डेबिट किया है, और कौन से खाते को क्रेडिट किया है, यह भी हमें जानकारी जर्नल से हो जाती है। सफिशिएंट प्रूफ फॉर ऑडिट, जब हम अंकेक्षण करवाते हैं तो उसके लिए भी एक प्रूफ के रूप में, प्रमाण के रूप में जर्नल की बुक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एविडेंस सफिशिएंट नहीं, एविडेंस इन डिस्प्यूट, किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूटेड मामला होता है या विवादग्रस्त मामला होता है तो उसके एविडेंस के लिए, उसके प्रमाण के लिए भी जर्नल की बुक हमारे पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ डे वाइज बिजनेस, प्रत्येक दिन हमने कितना बिजनेस किया है यह भी जानकारी रखने के लिए हमारे पास जर्नल की बुक रखना आवश्यक है। कंपैरिजन विथ इनवाइस एक्सेट्रा, जो हमारे पास जितने भी वाउचर्स होते हैं जिसमें बीजक होते हैं, इनवाइस होते हैं, तो उसके हिसाब से हम जब हमारे ट्रांजैक्शंस को उनसे मिलाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास डेट वाइज अगर रिकॉर्ड रखा गया है तो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम कंपैरिजन कर सके कि हमारे पहले इनवाइस कितने आए थे और अभी हमारे पास कितने इनवाइस हैं।
तो बीजक से मिलान करने के लिए, रसीदों से मिलान करने के लिए भी हमारे पास जर्नल की बुक होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट और नेसेसिटी के सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से एनी 5 आप कर लीजिए। ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं। नेक्स्ट 4.4 फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट के बाद में जो एक एक पॉइंट इसका डिटेल किया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको। सबसे पहला फॉर्मेट में डेट का कॉलम रहेगा। डेट के कॉलम में दिनांक, वह दिनांक लिखी जाती है जिस दिनांक पे ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। सेकंड जो इसका कॉलम है वो है पर्टिकुलर, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विवरण। इस पर्टिकुलर में हम सारे ट्रांजैक्शंस का कौन से खाते को डेबिट किया है, कौन से खाते को क्रेडिट किया है, तो उन खाते को डेबिट और क्रेडिट लिखने का काम इस पर्टिकुलर वाले कॉलम में किया जाता है। देन लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का एक छोटा सा कॉलम बनाया जाता है जिसमें कभी भी हम अभी जब एंट्री करना सीखेंगे तो कुछ भी नंबर नहीं डालेंगे। ये नंबर व्यापारी तब डालते हैं जब वो लेजर में इसकी एंट्री करते हैं। तो लेजर के कौन से पेज पर यह एंट्री या कौन सा खाता हमने खोला गया है, उस खाते का जो पेज नंबर होता है वो पेज नंबर यहाँ पे डाला जाता है। तो इसे अभी हमें तो देखना नहीं है क्योंकि हम इसमें अभी लेजर की एंट्रीज नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन कॉलम जरूर हमें इसमें प्रिपेयर करना है। जब भी जर्नल का फॉर्मेट बनेगा उसमें लेजर का कॉलम अवश्य होगा, जो कि LF शॉर्ट में लेजर फोलियो के नाम से बनेगा। अमाउंट के यहाँ 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेबिट अमाउंट में रुपीज एंड पैसे और क्रेडिट में भी रुपीज एंड पैसे। यहाँ पे हम डेबिट जिस खाते को कर रहे हैं उसे हमने कितनी अमाउंट से डेबिट किया हुआ है वह अमाउंट डेबिट वाले कॉलम में आएगी, और पर्टिकुलर में हमने जिस खाते को क्रेडिट किया हुआ है उस खाते की क्रेडिट अमाउंट जो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरह से डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट वही लिखी जाएगी जिस अमाउंट से हमने उसे खाते को डेबिट या क्रेडिट किया है। तो ये पूरा ये पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं, सारा नीचे समझाया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जब हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं पर्टिकुलर वाले कॉलम में, तो जिस खाते को हमने डेबिट किया है उसके आगे DR शॉर्ट में लिखा जाता है, और जिस खाते को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसे नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके और TO2 मतलब से हमने उस खाते को क्रेडिट किया है। तो क्रेडिट के आगे हमें क्रेडिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम नीचे लिखते हैं जिस खाते को क्रेडिट करते हैं। पहले हम डेबिट करने वाले खाते को लिखेंगे और बाद में क्रेडिट करने वाले खाते को लिखा जाता है। नाउ 4.5 कास्टिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड। जब भी हम हमारी टोटल को, जो एक पेज की पूरी हमारी टोटल आ गई जर्नल की, उसे जब हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं, तो उसे कास्टिंग या कैरी फॉरवर्ड कहा जाता है। टोटल कैरी फॉरवर्ड, जिस तरह से हम हमारे कॉपी में लिखते हैं और PTO पृष्ठ कृपया प्लीज टर्न पेज, तो जो कृपया पृष्ठ पलटिए जो लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पे टोटल कैरी फॉरवर्ड को CF लिखा जाता है, और जब हम उसे अगले पेज पर लेकर आते हैं तो BF लिखा जाता है, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। नेक्स्ट 4.6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ से आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब हमें किसी भी खाते को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है तो उससे संबंधित हमारा रूल क्या होगा। तो यह रूल हम पहले देख चुके हैं, यहाँ एक बार और अच्छे से देखें। As explained earlier, every business transaction affected 2 accounts. It is therefore important to know as to which account should be debited and which one should be credited.
While passing entries in journal, before we decide to debit or credit a particular account, we must answer the following question. हमें निश्चित रूप से पहले डेबिट या क्रेडिट कौन से खाते को करना है, यह करने के पहले इन जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर हमें पता होना चाहिए. Which two accounts are affected by a transaction? कौन से दो खाते हैं जो कि प्रभावित हुए हैं. Of the affected account, which one is personal account, which one is real and which is a nominal account? जो भी खाते अफेक्टेड हुए हैं उनमें खातों के प्रकार कौन से हैं. पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है. इन अकाउंट्स का चार्ट हमने पहले प्रीवियस चैप्टर में देखा था और मैंने आपको कहा था कि इस चार्ट को बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए. तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड करना रहता है कि कौन से खाते का हमने जो डेबिट या क्रेडिट करना है उसका प्रकार क्या है. पर्सनल है, व्यक्तिगत है, रियल है, वास्तविक है या नॉमिनल है या नाम मात्र का खाता है. तो उसके हिसाब से ही द फॉलोइंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई अकॉर्डिंगली. पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. जो व्यक्तिगत खाता होता है उसमें जो पाने वाला व्यक्ति होगा उसे डेबिट किया जाएगा और जो देने वाला व्यक्ति है उसे क्रेडिट करेंगे. सेकंड, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. रियल अकाउंट जो वास्तविक खाते अफेक्टेड हुए हैं उनमें जो वस्तु बिजनेस में आई है उसे हम डेबिट करेंगे और जो वस्तु बिजनेस से जा रही है उसे क्रेडिट किया जाएगा. थर्ड जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स और प्रॉफिट. नॉमिनल अकाउंट में जो नाम मात्र के खाते होते हैं उनमें जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी खर्चे हैं या जितनी भी हानियां हैं उन सबको डेबिट किया जाता है और जितने भी हमारे प्रॉफिट हैं, इनकम्स हैं, जितने भी हमारे लाभ हैं उन सबको क्रेडिट करेंगे. तो इस तरह से ये जो 3 रूल्स हैं ये गोल्डन रूल्स कहलाते हैं पूरी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के. इनके अकॉर्डिंग ही हमारी सारी एंट्रीज या जितने भी सारे हमारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं उनके बेसिक में ये हमारे 3 रूल्स रहेंगे. तो इन रूल्स को आप बिल्कुल बाय हार्ट याद कीजिए और इसको चार्ट के माध्यम से भी बताया गया है. टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, इस चार्ट को भी आपको बहुत अच्छे से करना है. पर्सनल अकाउंट डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर. रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स. इस पूरे जो चार्ट है इसको एक एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे समझाया गया है. इन एग्जाम्पल्स को आप देख लीजिए तो आपको और अच्छे से इन रूल्स के बारे में नॉलेज होगा और आपको याद भी होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज 4.7 प्रोप्राइटर्स अकाउंट. प्रोप्राइटर अथवा मालिक. जो प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का, जिसने अपनी पूरी कैपिटल या जिसने अपनी धनराशि को या अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि कैपिटल के रूप में बिजनेस में आई है. तो इस जो प्रोप्राइटर अकाउंट है वो प्रोप्राइटर अकाउंट का क्या बिजनेस में कोई अकाउंट होता है. द 2 अकाउंट्स रिप्रेजेंट द पर्सनल अकाउंट ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटर. यहाँ पे बताया गया है कि 2 जो खाते होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जो प्रोप्राइटर होता है उसके खाते को. एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा ड्राइंग अकाउंट. तो ड्राइंग अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ये उसके पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे जिसने अपनी पूंजी लगाई है बिजनेस में. जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, इस कैपिटल अकाउंट में जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो प्रॉफिट्स को जोड़ा जाता है जिससे बिजनेस की प्रोप्राइटर की कैपिटल इंक्रीज होती है और जितने भी लॉसेस होते हैं वो उसमें से माइनस करना होंगे जिससे कि उनकी कैपिटल पे भी इफेक्ट होगा और उनकी कैपिटल उतनी अमाउंट से कम होगी.
तो यहाँ हम समझ लेते हैं प्रोप्राइटर अकाउंट, टू अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट. It should be kept in mind that no account in the name of proprietor himself is opened. When the proprietor commences business with his own funds, capital account is open. सिर्फ एक ही खाता खुलता है जब वो पैसे लेकर आते हैं, तो कैपिटल अकाउंट ही वह खाता होता है जो कि प्रोप्राइटर का एक पर्सनल अकाउंट के नाम से इसमें अकाउंट रहेगा. Business is treated separate from proprietor of business. Hence, cash or goods brought by him in business is a sort of lending to business, and thus the proprietor become a creditor for business as such. But as a creditor, no personal account of the proprietor is opened like the personal account of other creditor. Instead, capital account is opened, which is the proprietor's personal account is discussed. Cash account is debited and capital account is credited as such. When there are more than one proprietor of a business, separate capital account are opened for each of them. For example, A and B are partners in the business. The both of them invest their personal fund in business. Here, two account capital account will be opened, A's capital and B's capital account. तो व्यापार का जो स्वामी होता है उसने व्यापार में जो अपना पैसा लगाया है तो उसके लिए जो खाता खोला जाता है वह कैपिटल अकाउंट के नाम से रहेगा. तो जब भी बिजनेस में उसने अपना पैसा लगा दिया तो उसे बिजनेस से अलग माना जाता है, अर्थात जो अस्तित्व की मान्यता होती है उसके अकॉर्डिंग बिजनेसमैन कैपिटल इन्वेस्ट करके और अपना एक अस्तित्व अलग कर लेता है. तो व्यापार के स्वामी का देनदार या ऋणी बन जाता है तथा व्यापार का स्वामी व्यापार का लेनदार या ऋणदाता. लेकिन अन्य ऋणदाता की भांति जो इस ऋणदाता को होता है जो व्यापार का स्वामी है उससे का कोई भी व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जाता, अपितु उसके कैपिटल अकाउंट को ही उसके अकाउंट के रिप्रेजेंट के रूप में माना जाता है. तो व्यापार का जो स्वामी है जब एक से अधिक हो तो पूंजी के साथ उनका नाम भी जुड़ जाता है, जैसे ए और बी का खाता. दोनों ने ही व्यापार में बिजनेस में अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है. तो ए का पूंजी खाता और बी का पूंजी खाता खोला जाएगा. यदि व्यापारी केवल कैश लेकर आता है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और यदि उसके साथ में कोई अदर भी लेके आता है जैसे कोई माल लाया या कोई कंप्यूटर किसी ने मशीनरी लगाई तो उसके खाते को भी दोनों ही को हम डेबिट करेंगे और टोटल जो अमाउंट होती है जो गुड्स की होगी या फिर जो फर्नीचर या जो भी लेके आए हैं